Hello बच्चों, welcome to this CHAM course which is a revision course for JEE 2022 मेंस बाय टीम कंपटीशन। और इसके बारे में डिटेल वीडियो हम पहले बना चुके हैं। फिजिक्स वाले सर और केमिस्ट्री वाले सर ने भी कुछ ओवरव्यू दिया होगा कि हम इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, व्हाट यू आर सपोज टू हैव। तो इसको मैं बहुत जल्दी समराइज़ करके वी विल स्टार्ट कि ये उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स हो चुका है, मतलब जिन्होंने एक बार अच्छी तरह से पढ़ रखा है और फाइनल रिवीजन के लिए उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े कि क्वेश्चन कहाँ से करें, थ्योरी क्या करें। उन सबको पैकेज करके हमने ये कोर्स बनाने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो चैप्टर सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से अगर पढ़ना चाहते हैं तो दिस मच यू कैन अंडरस्टैंड कि एक चैप्टर में ऑन एंड एवरेज हमें 6-7 लेक्चर चाहिए होते हैं। तो वो हम एक लेक्चर में पढ़ाएंगे तो वो केवल रिवीजन जैसी चीज़ हो सकती है, पूरा थ्योरी डिटेल में नहीं बताया जा सकता। अगर मान लिया इसको पढ़ते समय मान लिया मेरे को पूरे जो भी हमने पढ़ाया उसमें से 10% जगह पे प्रॉब्लम हुआ तो वेल एंड गुड। जो भी 10% जगह पे प्रॉब्लम हुआ वो वी कैन फाइंड आउट कि उसके बारे में डिटेल में वी कैन स्टडी, ये ठीक है, अपने नोट से या किसी भी बुक वगैरह से। अगर मान लिया इस लेक्चर में जो हमने फाइनल पॉइंट्स लिखाए, जो रिवीजन वाले पॉइंट्स लिखाए, उसमें मेरे को 60-70 जगह प्रॉब्लम आ रहा है कि पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उसका मतलब क्या है कि योर चैप्टर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एंड दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर यू। फिर तो तुम्हें एक प्रॉपर और किसी कोर्स में जाना चाहिए जहाँ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ऑफ कोर्स वहाँ नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होगा, वहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर कुछ बच्चों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 80% ऑफ द चैप्टर ठीक है और 20% चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो भी चल जाएगा, वो भी इस कोर्स के साथ चल सकते हैं कि 80% में तो रिवीजन हो गया और 20% में साइड बाय साइड इसी के साथ हम उस चैप्टर को अपना सॉलिड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स तुम्हारे लिए नए हों तो, और वो मेरे को अगर नहीं समझ में आता तो उसके बारे में डिटेल में यू कैन सर्च। अगर तुम ऑलरेडी कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स हो तो वो तुम्हें नोट्स में चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। अदरवाइज़ हमारा यूट्यूब चैनल भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर वी आर टेकिंग दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एंड प्लस ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि 9-10 तक जो हमने पढ़ रखा है, जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी चैप्टर बिल्ड करने के लिए, दोज थिंग्स विल बी कवर्ड, स्पेशली फॉर्मूले जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट वाली 9-10 से बच्चों को मैक्सिमम चीज़ें आती होंगी। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अगेन प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड और इसमें मतलब फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, मैथमेटिक्स में जो पहले ये दो लेक्चर है इसी में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ये ठीक है। तो जो लेक्चर है वो काफ़ी मोनोटोनिक सा लगेगा कि यार फॉर्मूले हो गए ना, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है ही नहीं एज सच। वी विल बी राइटिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर सिंपली फॉर्मूला। तो पहले लेक्चर में ऐसा होगा, इसके आगे वाले जितने भी लेक्चर्स हैं इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत और होगा जिसमें लगातार फॉर्मूले लिखे जाएंगे, वरना बाकी किसी चैप्टर में ऐसा नहीं होगा मोस्ट वाली, ये ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी डिस्कसिंग सम थ्योरी। इसमें जैसा मैंने बोला कि केवल लिखने में मेरा मैक्सिमम टाइम जाएगा, ये ठीक है। एक्सप्लेनेशन के नाम पे बहुत कम चीज़ें हैं। मैं तो बस इसको ऐसे ही बनाना चाहता हूँ कि सारे पॉइंट हमारे टच हो जाएं, कोई पॉइंट छूटे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई छूटे ना। ऑफकोर्स बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि a² - b² a - b a+b होता है, तो दिस मच एटलीस्ट यू शुड नो। तो लेट्स स्टार्ट। और इसमें सेक्शन ए हम स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस ऐसे ही बेसिक पॉइंट लिख रहा हूँ। पॉइंट 1, अगर मैंने लिखा 3 > 2 यू शुड अंडरस्टैंड इट इज़ फाइन कि 3 या तो 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ये सही लिखा हुआ है, ये ठीक है। दूसरा, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर एज सच 1/0 को इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, मतलब इन्फिनिटी इज़ नॉट ए नंबर। इसका मतलब क्या है कि 1/0 इज़ नॉट इन्फिनिटी, 1/∞ इज़ नॉट 0। लिमिट में जो हम यूज़ करते हैं कि 1/∞ है वो 0 की तरफ जाता है, तो वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होता है। एग्जैक्ट इन्फिनिटी करके कुछ भी नहीं होता, बस मेरे को ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, √x² को हम mod x लिखेंगे, √x² को हम x नहीं लिखेंगे।
और इवन कोई भी इवन रूट लिखा है x रेज टू पावर 2n तो उसको मॉड x लिखेंगे। अगर ऑड रूट लिखा है 2n प्लस 1 x रेज टू पावर 2n प्लस 1 तो वो x लिखा जाएगा। वो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया कि अगर a अपॉन बी जीरो के बराबर है तो ऑफकोर्स a विल बी जीरो एंड b मस्ट बी डिफाइंड। कहने का मतलब क्या है कि b कुछ भी हो, b की वजह से जीरो नहीं हो सकता, a की वजह से ही जीरो होगा। तो अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा है दिस इज जीरो तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, ये ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में अगर a अपॉन बी अपॉन सी लिखा है तो इसको आई कैन राइट डाउन a इंटू सी अपॉन बी, बट साइड में मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि c जीरो नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाके मैं लिख दूँ कि b जीरो है तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि b को ऊपर ले जाते समय आई विल राइट डाउन कि b जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए दिस आई कैनॉट राइट डाउन। ये कुछ बहुत बेसिक से पॉइंट्स हो गए सेक्शन ए में, ठीक है। फिर हम चलते हैं सेक्शन बी एंड दैट इज नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम वी नो क्या होता है, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम्स, पहला चीज़ तो, और इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, केवल ये हो गया, ठीक है। प्राइम निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ऑल द प्राइम्स विल बी ऑफ द टाइप्स 6n प्लस माइनस 1 इफ इट इज ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़े जितने भी प्राइम हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, ठीक है। 6n प्लस माइनस 1 लिखने का मतलब क्या है कि 6 के मल्टीपल में एक जोड़ के या एक घटा के मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आई एम नॉट सेइंग कि 6n प्लस 1 टाइप का जो नंबर है वो प्राइम होगा। हमने बोला जो प्राइम होगा वो इस तरह का नंबर होगा। 6n प्लस 1 टाइप का नंबर जो है वो कॉम्पोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। 6 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा, ठीक है। जैसे 29 हो गया, 31 हो गया, ये 30 से एक कम है और एक ज़्यादा, दोनों ही प्राइम है, ठीक है। 36 से एक कम 35 वो तो प्राइम नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसने तो बोला कि कोई भी प्राइम उठाओ 3 से बड़ा और वो प्राइम 6n प्लस माइनस 1 टाइप का होगा, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 6n प्लस माइनस 1 टाइप का नंबर प्राइम ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए 35 6n प्लस माइनस 1 टाइप नंबर है बट इट इज़ नॉट प्राइम, परफेक्टली फाइन। बट यू गिव मी एनी एग्जाम्पल, यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल जो प्राइम हो, वो 6 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा ही होगा, ये पक्की बात है। अगर ये फॉर्मूला होता प्राइम का तो हम ये लिखाते ही नहीं, देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर प्राइम एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम, बाकी सभी क्या होगा, ऑड प्राइम होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैंने किसी भी नंबर मान लिया n को दूसरे नंबर m से डिवाइड किया तो एक कुछ डिवाइज़र आएगा और एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। और ये हो गया हमारा कोशेंट। तो अगर मैंने डिवाइज़र d से डिवाइड किया, किसी भी नंबर को मैंने 11 से डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर है वो 0 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो r जो है रिमाइंडर जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 1 2 3 से लेके d माइनस 1 तक। तो अगर मैंने 11 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से d माइनस 1 तक जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, ठीक है। तो दो नंबर को रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कब बोलेंगे, जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, ये ठीक है। इसमें नंबर्स को प्राइम होना जरूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 5 एंड 49 तो दीज आर को प्राइम्स,
ये ठीक है, 49 प्राइम तो नहीं है बट कोई बात नहीं। को प्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। फोर्थ, देन देयर इज ए टर्म कॉल्ड ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम क्या होता है? ये प्राइम्स होता है, प्राइम्स विद डिफरेंस इक्वल्स टू 2। तो जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 7 हो गया, ये दोनों ट्विन प्राइम है क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। ऐसे ही 11 एंड 13 हो गया तो वो ट्विन प्राइम है। 13 एंड 15 को ट्विन प्राइम नहीं बोल सकते क्योंकि 15 प्राइम ही नहीं है। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, इवन नंबर को हम 2k टाइप्स लिख सकते हैं, ऑड नंबर को 2k प्लस माइनस 1 टाइप लिख सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, अगर मान लिया मैंने कुछ भी ऐसे लिखा है कि 7m प्लस 3, तो ऐसे लिखने से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इट इज़ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल लीव रिमाइंडर एज 3। ठीक है, इसको अगर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आएगा। अच्छा, अगर मैंने मान लिया ऐसे लिखा 7k माइनस 4, तो वो दोनों एक ही बात है, रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर 7k माइनस 4 लिखा है तो इसको तो आई विल राइट डाउन ऐसे करके प्लस 3। तो अब ये 7 का मल्टीपल हो गया प्लस 3। मैंने ये नहीं बोला कि दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं, मैंने बोला कि सेम टाइप के नंबर है ये। ठीक है, ये भी वही इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है जो ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। फिर 8 नंबर कि अगर कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए n इंटू n प्लस 1 तो वो इवन ही होगा क्योंकि इनमें से एक ना एक तो 2 का मल्टीपल होगा ही होगा, एक इवन होगा और एक ऑड होगा। 9th क्या है? प्रोडक्ट ऑफ k कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स will be divisible by k फैक्टोरियल। ये हो गया। ठीक है, फिर 10th क्या हो गया? अगर मैंने किसी भी ऑड नंबर को स्क्वायरिंग किया तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। इसमें से 4k k प्लस 1 मैंने ले लिया। अब इसके अंदर भी 2 आ जाएगा तो ये 8m प्लस 1 होगा। तो ऑड का स्क्वायर 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मान लिया 2 ऑड नंबर हैं, ऑड 1 का स्क्वायर माइनस ऑड 2 का स्क्वायर, तो वो 8 का मल्टीपल होगा। 2 ऑड के स्क्वायर का डिफरेंस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 8। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नंबर थ्योरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। हाँ, एंड दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो पहली बार तो an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 a1 x प्लस a नॉट, जिसमें an इज नॉट 0, it is called polynomial of degree n of course क्या है? नेचुरल नंबर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, an is called लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तीसरा, it will have exactly n roots, say alpha 1, alpha 2 and so on up till alpha n। तो अगर इसके n रूट्स हैं तो इस पॉलिनोमियल को an माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a1 x प्लस a नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी के फॉर्म में, जैसे क्वाड्रेटिक को लिखते हैं ना, a टाइम्स x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, फैक्टराइज करके। तो वैसे इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट एंड सो ऑन अप टिल x माइनस nth रूट, ऐसे लिख सकते हैं।
ये हो गया। बाकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आएगा सम ऑफ रूट एन, ये सब अभी तो बस हमारा इतने से ही काम चल जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स को हम क्यू एक्स इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया कोशेंट एंड ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और जो रिमाइंडर की डिग्री है ये, ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स रिमाइंडर विल बी लेस देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिवाइज़र -1। तो मान लें अगर किसी भी पॉलिनोमियल को मैंने क्यूबिक से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूँ तो जब तक उसमें एक्स क्यूब आता रहेगा हम उसको हटाते रहेंगे। तो जो रिमाइंडर है वो या तो क्वाड्रेटिक आएगा या उससे छोटा आएगा, ये ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा पूरा डिवाइड ही हो जाए, ये ठीक है। तो अगर मैंने क्यूबिक से डिवाइड किया तो 3 डिग्री से छोटा आएगा रिमाइंडर का डिग्री, या तो क्वाड्रेटिक आएगा या लीनियर आएगा या कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, अब इसी पॉइंट को यूज़ करके कि अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसको मैंने मान लिया लीनियर से डिवाइड किया x माइनस ए, ये ठीक है, तो कुछ कोशेंट आ जाएगा प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। अब रिमाइंडर जो आएगा इस वाले केस में, अगर ये लीनियर है तो रिमाइंडर तो लीनियर से छोटा होना चाहिए। अब लीनियर से छोटा तो कांस्टेंट ही हो सकता है, तो वो मान लिया k है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये लिखने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको आई कैन राइट डाउन x माइनस 1 x माइनस 3, मतलब इसी को लिखने का दूसरा तरीका है। तो ऑफकोर्स दोनों चीज़ एक ही चीज़ लिखा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ एक ही चीज़ लिखा हुआ है। अगर एक ही चीज़ लिखा हुआ है, मतलब इसी को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। अगर एक ही चीज़ लिखा हुआ है तो इसमें मैंने x बराबर a रखा, तो पी ए बराबर k हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर when px is divided by x minus a will be pa, मतलब जो भी रूट है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लिया रिमाइंडर when 3x स्क्वायर, या ऐसे लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2 विल बी, इसी के अंदर जैसे इस लीनियर से डिवाइड किया, लीनियर से डिवाइड किया तो इसका रूट क्या है -2, तो सीधा सीधा इसमें -2 रख दो। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7 में x बराबर -2 रख दिया, वही रिमाइंडर आ जाएगा सीधा सीधा। इसका मतलब ये है कि पी ए जो आ रहा है, तो -2 रखेंगे तो -8 -10 एंड +7, तो -11 आ गया। बस यही आंसर है। ये हो गया हमारा सेक्शन सी। आगे चलते हैं सेक्शन डी। अब ये तो बहुत ही इजी सी चीज़ है, कॉम्पोनेंडो एंड, ठीक है, इसको हम सी एंड डी से रेफर करेंगे। अगर मान लिया ऐसे लिखा है a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, तो यहाँ से आई कैन राइट डाउन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से आई कैन राइट डाउन ए बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी ये a माइनस बी है, c प्लस डी c माइनस डी, हाँ, तो सी डी अपॉन c प्लस डी का होल स्क्वायर, इस तरह की चीज़ लिख सकते हैं। बाकी हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं कि बराबर k लिखा और a बराबर b के, c बराबर d के, इसको यूज़ करके हम आगे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन f लिखा है,
तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू, ऊपर कोई भी नंबर जोड़ दिया, जैसे 2a माइनस 3c प्लस 7e अपॉन, नीचे भी सेम ही कर दिया 2b माइनस 3d प्लस 7f। इस तरह की चीज़ हम कॉम्पोनेंट में, डिविडेंडों में कर सकते हैं। यूजली ये बंदा यूज़ नहीं करता, बट कहीं कहीं इसका हमारे क्वेश्चंस में यूज़ आएगा। सेक्शन डी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन ई, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करते हैं एल्जेब्रिक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब तो आता ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, या पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो दैट विल बी सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी, ये आएगा। दूसरा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब विल बी सिग्मा ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स पाई ए प्लस बी। मतलब ये क्या लिखा हुआ, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, ये लिखा हुआ यहाँ पे। फिर थर्ड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। दिस अगेन एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। फोर्थ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी। फिफ्थ, ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू पावर 4। इसमें क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। जो ऐड किया उससे तो ये परफेक्ट उसका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और जो सब्ट्रैक्ट किया उसकी वजह से ये आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब यहाँ से यू कैन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा टाइप हो गया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वो ये आ जाएगा। अब इसी में मान लीजिए मैं बी की जगह 1 रख दूँ, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है। सिक्स्थ हो गया, अगर ए रेज टू पावर 4 प्लस 4b रेज टू पावर 4 लिखा है, तो इसमें हम 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो मतलब मैं एक लाइन में इसको लिख के दिखाई, तो 4b रेज टू पावर 4 में हमने 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड किया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। तो फैक्टराइज ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। इसमें एज ए स्पेशल केस अगर मैं b की जगह 1 रख दूं, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा ए रेज टू पावर 4 प्लस 4 को b की जगह मैं 1 रख दूं, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 ये हो जाएगा। ठीक है। एट्थ, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कहीं पे भी ऐसा पैटर्न लिखा है कि P इंटू क्यू प्लस अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू, मतलब एक तो पी क्यू का प्रोडक्ट लिखा है और 2 लीनियर टर्म्स लिखे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि P प्लस बीटा और Q प्लस अल्फ़ा से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें एक तो पी क्यू आ जाएगा और एक जो बीटा के साथ लिखा है वो पी के साथ लिखा होना चाहिए, मतलब सॉरी क्यू के साथ जो बीटा मल्टीप्लाई कर रखा है वो बीटा पी के साथ होना चाहिए, पी के साथ जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर रखा है वो क्यू के साथ होना चाहिए, तभी यहाँ से क्यू बीटा और पी अल्फ़ा बनेगा। और इसमें एक अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा आ गया तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस अल्फ़ा बीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स
मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, उन्हें क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगी, बट इस तरह के मैनिपुलेशन पे जाके वो रुक जाएंगे, उन्हें यही नहीं समझ में आएगा कि इसके आगे क्या करना है। इसी के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए गए। सेक्शन ई हो गया। सेक्शन एफ, लॉगरिदम। उसमें तो log ए बी प्लस log ए सी विल बी log ए बी इंटू सी, फिर log ए बी माइनस log ए सी बराबर log ए बी बाई सी। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले वाले फॉर्मूले में अगर बी और सी दोनों नेगेटिव हो जाए तो राइट हैंड साइड तो डिफाइन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन नहीं होगा। तो अगर ओरिजिनल क्वेश्चन राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखा है तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। दूसरा, तीसरा, m टाइम्स, ठीक है, log ए बी विल बी log ए बी रेज टू पावर m। फिर फोर्थ हो गया कि log ए रेज टू पावर अल्फ़ा और b रेज टू पावर बीटा अगर लिखा है तो बीटा बाई अल्फ़ा आगे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिफ्थ, मतलब जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो तो आगे न्यूमरेटर में आएगा, बेस का जो पावर है वो आगे डिनोमिनेटर में आएगा। एंड ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि log ए बी को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड बी पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए कैन नॉट बी 1, तब ये डिफाइन होगा। ये हो गया। और बेस चेंजिंग थ्योरम, log बी ए, कोई भी नया बेस अगर सी चाहिए तो log सी, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ये हो गया। फिर log में अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ए रेज टू पावर log बी सी। अगर ऐसे लिखा है तो ए और सी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, सी रेज टू पावर log बी ए, इतना लिख सकते हैं। सेवेंथ, log ए 1 हो जाएगा, log ए 1 0 हो जाएगा। ऑफकोर्स डिफाइन होना चाहिए कि बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एट्थ, log ए बी और log बी ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। एंड अगेन देखो इस फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें अगर बी 1 हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड तो डिफाइन हो जाएगा, log 1 0 होगा, बट जो राइट हैंड साइड है उसमें बेस में 1 नहीं आ सकता तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 1 पे दिक्कत है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, इस बात का मतलब ये कि या तो दोनों ही अनडिफाइन होगा या दोनों ही डिफाइन होगा, एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाइन्थ, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर k लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log a k इफ k इज पॉजिटिव, मतलब ये a log a हटा सकते हैं। अब इस बात का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होगा, जब भी फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर फंक्शन ऑफ x लिखा होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a log a f रेज टू पावर g। अब a रेज टू पावर g log a f ऐसे आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न हो गया जो हमारा फ्रीक्वेंटली यूज होगा लॉग में। 9 पॉइंट। 10th पॉइंट क्या है कि अगर log ए बी बराबर सी लिखा है तो दिस विल बी, log हटाया तो b बराबर आ जाएगा बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड। अगर log ए बी बराबर log ए सी लिखा है तो ऑफ कोर्स b बराबर c डिफाइन होना चाहिए ऑफ कोर्स। अगर लिखा हुआ है इनइक्वालिटी तो फिर केस बन जाएगा कि a अगर 0 और 1 के बीच में, दोनों तरफ से हमने log हटाया, साइन उल्टा हो जाएगा। a अगर 1 से बड़ा है, हमने log हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही अगर मान लिया log ए बी, राइट हैंड साइड में इसमें तो दोनों log था, अगर इसमें नंबर हो जाए c तो ये भी इसी बात पर डिपेंड करेगा कि a 1 से छोटा है
या फिर a1 से बड़ा है। अगर a1 से बड़ा है तो लॉग हटाने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन जैसे ही चीज़ आ जाएगा, बेस रेज टू पर राइट हैंड साइड, इनइक्वालिटी सेम। बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये b इज लेस देन a रेज टू पर c। These are some logarithmic formulas. Next section is section G, and that is trigonometric ratios. और trigonometric ratios में दो चीज़ है। पहला तो हो गया फॉर्मूला जिसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, दैट यू हैव टू मेमोराइज। और ये एक बात मैं और बोल दूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में होता है ट्रिग्नोमेट्री पे से तो क्वेश्चन नहीं आता है तो नहीं पढ़ें, कम से कम हमें फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली भले ही कम क्वेश्चन आता हो, बट मेंस और एडवांस में बाकी क्वेश्चंस में खूब यूज़ आता है उसका। ये ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम्हारा इंटीग्रेशन निपट गया, ये ठीक है, क्या बोलते हैं, लिमिट्स निपट गया, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर तो सीधे सीधे ही चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट तो आते होंगे बट ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के जो एक तो सिंपल क्वेश्चंस हो गए, सीधे सीधे क्वेश्चंस हो गए, कुछ क्वेश्चन इसमें जिसमें हैवी मैनिपुलेशन लगेगा। अब वो जो मैनिपुलेशन वाली चीज़ है वो तो देखो हमें काइंड ऑफ क्वेश्चन भी रटने पड़ते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, मतलब मेरे को डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस का एक्सपोजर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कॉन्टीन्यूसली ये रिवाइज करना पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मैनिपुलेशन बेस्ड। इसमें कुछ ऐसे नहीं कि कोई बच्चा बोले मेरे को ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आए, समझने लायक कुछ है ही नहीं। दे आर फॉर्मूले विच यू आर सपोज टू मेमोराइज, और एक बार अगर मैंने मेमोराइज कर लिया तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता है और बीच में सर्टेन फॉर्मूले लग रहा होता है। अगर मैंने कोई दूसरे फॉर्मूले लगा दिए तो वो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, तो इससे यहीं तक पहुंचना है मेरे को, उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मूले से ही जा सकते हैं। तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मेरे को ये नहीं पता, तो वो तुम्हारा प्रैक्टिस से आएगा। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूसली हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ कुछ जगह पे ऐसा होगा कि वेयर आई कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स के ये चीज़ होते हैं, वो जो पैटर्न्स है वो मेरे को मैनिपुलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली अभी जो हम रिवीजन करेंगे, अब जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सभी को आना चाहिए, वो तो 9-10 से ही आता होगा। स्टिल आई विल राइट, बट मैं उसके ऊपर क्या बताऊंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे कि वो जो पैटर्न्स हैं वो हमारे दिमाग में क्या रहने चाहिए ताकि मैनिपुलेशन में मेरे को हेल्प मिले। तो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्मूला सेट 1, सबसे इजी फॉर्मूला जो पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑफ कोर्स 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। अब ये फॉर्मूले देखने में तो बड़े सिंपल से हैं, ऑफ कोर्स है भी, बट इसमें पैटर्न्स क्या हैं दैट वी विल डिस्कस। नोट 1, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से पैटर्न ये आया, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस बराबर 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। इस तरह के पैटर्न आ गए कि कहीं पे अगर साइन लिखा है और 1 माइनस कॉस लिखा है तो वो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन के बराबर होगा। ये ठीक है। अब सिमिट्री से इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लिखा है, ऊपर 1 प्लस साइन है तो यहाँ 1 माइनस साइन लिखो, इधर कॉस है तो इधर कॉस लिखो। ये पैटर्न हो गए विच वी आर सपोज टू कीप इन आवर माइंड। नोट 2, जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये ठीक है। सिमिलरली कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नोट 3 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट एंड सम बराबर होता है, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। नोट 4,
tan स्क्वायर थीटा में से हम sin स्क्वायर थीटा घटाएं, या फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही बात है। इस sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। जब ये आ गया है तो सिमिट्री से यहीं से क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट एंड डिफरेंस इक्वल होता है, इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया नोट 4। फिर नोट 5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये लिखा है मैंने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दोनों तरफ क्या, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से और 1 को मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस माइनस कॉस 4 थीटा, ये आ गया। तो इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा रेज टू पावर 4। अगर ये जो पैटर्न्स लिखे हैं, ये जो हमने 5 नोट्स लिखाए हैं, ये अगर मेरे दिमाग में होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे चल के यू विल फाइंड काफ़ी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में मिलेगा, लिमिट्स में मिलेगा, वहाँ मैनिपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला सेट 1। फॉर्मूला सेट 2, अब वही a प्लस बी वाले फॉर्मूले हो गए। तो पहले तो वही नॉर्मल फॉर्मूले, इनमें तो कुछ है नहीं, साइन a प्लस बी, a प्लस माइनस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस माइनस कॉस a साइन बी, ये हो गया। दूसरा कॉस a प्लस माइनस बी बराबर कॉस a कॉस बी, और माइनस प्लस के साथ माइनस आता है साइन a साइन बी, ये हो गया। तीसरा tan a प्लस माइनस बी, ये वो हो जाएगा tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b, ये हो गया। यहाँ तक एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। अब हमारे नोट चालू हो जाएंगे। फर्स्ट नोट, tan के अंदर अगर ज़्यादा एंगल है a प्लस बी प्लस सी प्लस ऐसे करके, तो वो फॉर्मूला होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस एंड सॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस एंड सॉन, ठीक है। जहाँ पे S1 क्या है, सिग्मा tan a, S2 क्या है, दो tan लेके, जैसे tan a tan b tan a tan c, जितने भी टर्म्स बन सकते हैं सबको बना के जोड़ दिया। S3 क्या है, तीन tan लेके, tan a tan b tan c, फिर tan a tan b tan d, ऐसे करके जितने भी बन सकते हैं वो बना लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिखने के लिए हमने इतना बड़ा लिखा है। ऑफ कोर्स हमें जो यूज़ पड़ेगा वो तो बहुत 3 एंगल का ही पड़ेगा, तो 3 एंगल का भी लिख लेते हैं। tan a प्लस बी प्लस सी बराबर सिग्मा tan a, ये S1 हो गया। चलो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अगर 3 एंगल लिखे हैं तो मैक्सिमम 3 ही tan आएगा, तो S4 डिफाइन ही नहीं होगा। S4 क्या होगा, सम ऑफ टेंस ऑफ द एंगल टेकन 4 एट ए टाइम। अब 4 एंगल ही नहीं है, तो इसलिए ऊपर हम 5 तक नहीं गए, यहीं पे रुक गए, नीचे भी आगे 4 तक नहीं गए, यहीं पे रुक गए। तो S1 का मतलब क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ये हो जाएगा tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस दो करके tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ये हो गया, ठीक है। और इसी जगह से हम क्या कर सकते हैं, साइन a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तुम क्या करो, ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी कॉस सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो न्यूमरेटर आएगा वो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर आएगा वो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको कॉस ए कॉस बी कॉस सी से मल्टीप्लाई किया, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो दैट विल बी सिग्मा साइन ए
कॉस बी कॉस सी, ऐसे 3 टर्म आ गए ये, और ये बचेगा केवल प्रोडक्ट साइन ए, मतलब ये लिखा है साइन ए साइन बी साइन सी। डिनोमिनेटर में कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर वो हो जाएगा पाई कॉस ए माइनस 2 साइन, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में एक साइन और 2 कॉस आ रहा है, और एक तीनों साइन वाला टर्म है। कॉस वाले में एक तीनों कॉस वाला टर्म है, फिर 2 साइन और एक कॉस आएगा, साइन ए साइन बी कॉस सी। तो बारी बारी से एक बार सी के साथ आएगा, एक बार बी के साथ आएगा, एक बार ए के साथ आएगा। तो ऐसे करके 3 कॉस आ जाएगा। ये हो गया हमारा नोट 2। मैनिपुलेशन के लिए फिर अगला इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है नोट 3, वो ये है कि जैसे tan a प्लस बी को मैंने लिखा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो tan a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, फिर tan a प्लस बी यहाँ से आ जाएगा। तो एक पैटर्न ये आ जाएगा tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3 tan का प्रोडक्ट लिखा हुआ है जिसमें एक एंगल बाकी 2 का सम है, या हम इसको ऐसे ही बोलते हैं एक एंगल बाकी 2 का डिफरेंस है। तो फिर जो सम वाला है वो तो सबसे पहले लिख दिया tan a प्लस बी, और जिसका सम है उनको अलग अलग ऐसे लिख। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पूरे मैथ्स में कई बार आएगा। तो दिस इज, अगर अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया तो अब जरूर ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नोट 3 ये हो गया। नोट 4, अगर मैं केवल ऐसे लिखूँ tan a प्लस tan b, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बिकम साइन a प्लस बी अपॉन नीचे कॉस कॉस, कॉस ए कॉस बी। अगर ये प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाए। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी से रिलेटेड फॉर्मूले। अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला सेट 3। अब इसमें तो कुछ भी नहीं, साइन ए प्लस बी को ही घुमा फिरा के लिख रखा है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि साइन ए कॉस बी, तो वो हो जाएगा हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये तो हो गया एक साइन एक कॉस। अगर दोनों साइन है, साइन ए साइन बी, या दोनों कॉस है, कॉस ए कॉस बी, तो हाफ हाफ, दोनों साइन है तो यहाँ कॉस में डिफरेंस आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और यहाँ सम आ जाएगा ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ये हो गया दूसरा। तीसरा, ये तो कुछ भी नहीं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उनको जोड़ दिया, बस उसको उल्टा लिख दिया। ये तो ये प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहा है। फॉर्मूला सेट 4 भी यहीं से आ जाएगा। इसी में ए प्लस बी को सी बोल दूँ और उसको डी बोल दूँ तो यहाँ से भी वही 4 फॉर्मूले आ जाएंगे, साइन सी प्लस माइनस साइन डी, एंड दूसरा कॉस सी प्लस कॉस डी। ये तो हो जाएगा 2 साइन, अगर इधर प्लस है तो साइन के अंदर भी प्लस आ जाएगा, एंड कॉस के अंदर उल्टा आ जाएगा। मैं साइन सी प्लस साइन डी है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी है तो साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ऐसे हो जाएगा। कॉस में अगर दोनों सम है तो ये दोनों कॉस कॉस हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तीसरा हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी, तो फिर दोनों साइन साइन हो जाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन, बस इसमें क्या है कि इसमें से इसको घटाते हैं, डी माइनस सी बाई 2। तो ये तो बेसिकली फॉर्मूला सेट 3 और 4 ऐसी नंबर बढ़ा रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर मेरे को साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है तो ये वही फॉर्मूला है, वहीं से आ रहा है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। फॉर्मूला सेट 5, तो साइन 2x, तो वो हो जाएगा, कई तरीके से लिखते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स
पहला तरीका। फिर इसको tan के तरीके से लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये भी सही है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1 और 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इसका प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 हो गया, 1 कैंसिल, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही आ गया। इतने तरीके से लिख सकते हैं, मैनिपुलेशन में सबकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे cos 2x का फॉर्मूला, एक तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले की यूटिलिटी क्या क्या है? नोट 1, अगर क्वाड्रेटिक टर्म है साइन या कॉस का तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के काम आएगा। तो जैसे अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, पावर 2 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ कॉस पे पावर 1 है, एक तो ये हो गया। ऐसे अगर कॉस का टर्म है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। दूसरा, ये जो फॉर्मूला है cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूले में हम cos 2x को एंड tan स्क्वायर एक्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं cos 2x के टर्म्स में, तो वो भी ऐसे हो जाएगा। जैसे यहाँ था 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये हो जाएगा। तो ये cos 2x वाले फॉर्मूले के दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हो गए। tan 2x विल बी 2 tan x, वो साइन जैसे ही फॉर्मूला है, बस साइन में नीचे प्लस होता है, इसमें माइनस हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। फिर फोर्थ, साइन 3x का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसमें से अगर मैं साइन x कॉमन निकाल दूं तो एक तो बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। साइन को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं, अंदर जो साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। अगर 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कहीं दिखाई दे, देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 दिखाई दे तो मेरे को तो cos 2x की याद आनी चाहिए, बट अगर 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 दिखाई दे तो sin 3x के फॉर्मूले की याद आ जानी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ, ऐसे ही cos 3x इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, एक तो ये हो गया। इसमें से अगर हम cos x कॉमन निकालें तो 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3, और cos स्क्वायर को अगर साइन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। 6 हो गया tan 3x, दैट इज tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में रख दिया, a बराबर b बराबर c बराबर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये हमारे हो गए फॉर्मूला सेट 5। ठीक है, ये तो मोस्ट वाली सभी को आता होगा, बट अगेन हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, कौन से पैटर्न पे ध्यान देना है, वो ये है। नोट 1, cot x प्लस tan x, मेंटली साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लिया, ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, नीचे साइन कॉस आया, उसको 2 कोसेक 2x लिख सकते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। यहीं पे अगर ये माइनस हो जाए तो नीचे तो अभी भी साइन कॉस आएगा, बट ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2x हो गया, नीचे साइन 2x, तो 2 cot 2x हो जाएगा। इन दोनों को हम सिंपली जोड़ दें, tan tan कैंसिल हो जाएगा, 2 cot x 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो वहाँ से आ जाएगा cot x माइनस cot 2x बराबर cosec 2x। इन दोनों को जोड़ने से आए, ये हमारा हो गया पहला इंपॉर्टेंट पैटर्न। नोट 2,
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा विल बी साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। ये तो काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि साइन कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अलग अलग कर दिया, काइंड ऑफ, ठीक है। या ऐसे बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, फिर दोनों ब्रैकेट में इंडिविजुअली साइन कॉमन ले लिया। दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, ये बता याद करने का तरीका है, ठीक है। अगर इन दोनों साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो एंगल उल्टे हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर साइन साइन का डिफरेंस लिखा है, कॉस कॉस का डिफरेंस लिखा है, तो राइट में जो फॉर्मूला है वो साइन साइन का प्रोडक्ट आएगा। अगर मान लिया एक कॉस का लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा और दूसरा साइन लिखा है डिफरेंट है, तो राइट हैंड साइड पे कॉस कॉस आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, पहले ही फॉर्मूले में अल्फा की जगह 90 प्लस अल्फा रख दिया तो ये कॉस बन जाएगा, साइन 90 प्लस अल्फा तो 90 प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो वो कॉस बन जाएगा, फिर यहाँ पे भी कॉस बन जाएगा। इसमें अगर मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो रहेगा तो कॉस पहले ही, बस एंगल रिवर्स हो जाएगा। अब देखो होना भी चाहिए थोड़ा सा, अगर दिमाग पे जोर डालेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिमेट्रिक है अल्फा और बीटा में। अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अगर मैं बीटा माइनस अल्फा लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहले कौन सा एंगल लिखा है बाद में कौन सा लिखा है। तो अगर ये सही है तो फिर ये भी सही होना चाहिए, ये तो हम इंट्यूटिवली भी बोल सकते हैं। नोट 4, अगर मान लिया बीच में प्लस आ जाए, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कुछ ऐसे आ जाए, तो एक साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इसकी तरह हो जाएगा, कॉस में सम इंटू कॉस में डिफरेंस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर एक साइन स्क्वायर अल्फा और दूसरा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है तो फिर कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। नोट 5, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका खूब सारा एप्लीकेशन है। वो क्या है कि अगर कॉस में एंगल डबल हो रहा हो, प्रोडक्ट लिखा हुआ है एंड एंगल डबल हो रहा है, 4 अल्फा एंड सो ऑन कॉस 2 रेज़्ड टू पावर n-1 इंटू अल्फा, ठीक है। या फिर उल्टा अगर हम चले तो एंगल आधा हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, साइन में जो सबसे बड़ा एंगल है ये उसका डबल, तो वो हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर n अल्फा डिवाइडेड बाई 2 रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये 2 रेज़्ड टू पावर 0 से शुरू होकर 2 रेज़्ड टू पावर n-1 तक जाना है, मतलब ये n टर्म्स लिखे हुए हैं, इनटू साइन में लीस्ट एंगल एज इट इज़, तो यहाँ अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा एज इट इज़ आ गया। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो वो वाला फॉर्मूला रिपीटेडली यूज हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर आता है कि व्हेन एंगल्स आर इन AP, तो मान लिया साइन के लिए और कॉस के लिए बिल्कुल एक जैसा फॉर्मूला है, तो इसलिए T डिनोट कर लेते हैं ताकि अलग अलग ना लिखना पड़े, T साइन या कॉस में से कुछ भी है। तो अगर ऐसे लिखा है T अल्फा प्लस T अल्फा प्लस बीटा प्लस T अल्फा प्लस 2 बीटा, तो समेशन की सीरीज हो गई साइन या कॉस में, और एंगल्स AP में है, दिस यू कैन सी आर इन AP, और इस AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो बीटा है। और ऐसे चलते चलते मान लिया T अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा तक गए, तो मतलब अल्फा 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 तो सभी में लिखा है, 0 टाइम्स बीटा से चालू होके n-1 टाइम्स बीटा तक गए, तो ये भी n टर्म्स है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अब भले ये T की जगह साइन लिखो तो साइन की सीरीज बन जाएगा, T की जगह कॉस लिखो, बट अगर साइन लिखेंगे तो सभी जगह साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे तो सभी जगह कॉस लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पहला मैं साइन लिख दूँ फिर दूसरा कॉस फिर साइन फिर कॉस, ऐसे नहीं कर सकते, या तो साइन की सीरीज या कॉस की सीरीज।
अब सीरीज़ भले ये साइन की हो या कॉस की हो, यहाँ पे पहले जो टर्म है वो दोनों साइन के ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आ जाएगा n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाई 2, यहाँ पे सिंपली कॉमन डिफरेंस बाई 2, यहाँ बीटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ n बीटा बाई 2। फिर जो भी सीरीज़ है, साइन का है तो यहाँ साइन आ जाएगा, कॉस का है तो यहाँ कॉस आ जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब t की जगह अगर तुम साइन रखोगे तो भी चल जाएगा, t की जगह अगर तुम कॉस रखोगे तो भी चल जाएगा। तो दिस इज अगेन फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला। एंगल्स आर इन AP। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले लिखाए उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, कोई भी एंगल हो सकता था। कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि हमने एंगल्स को भी आपस में कुछ रिलेट कर दिया, कोई भी रिलेशन आ गया। तो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एंगल्स हैं, मान लिया ABC, और उनके बीच में, या हम बोल सकते हैं फॉर ट्राइंगल ABC। अगर ट्राइंगल ABC है मतलब A प्लस B प्लस C, दिस इम्प्लाइज A प्लस B प्लस C कितना हो गया? पाई। उसके लिए ये 9 फॉर्मूले आ जाएंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कितना हो जाएगा? सिग्मा साइन 2A, दूसरा सिग्मा कॉस 2A, फिर तीसरा सिग्मा साइन A, मतलब ये हो गया साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, फिर फोर्थ हो गया सिग्मा कॉस A। इसमें जो साइन वाले फॉर्मूले हैं वो एक जैसे हैं, ये आ जाएगा 4 टाइम्स प्रोडक्ट, आधा एंगल हो गया साइन में, इसमें भी 4 टाइम्स प्रोडक्ट कॉस में आधा एंगल हो गया, और ये दोनों भी दिखने में एक जैसी है। ये हो जाएगा -1 -4 टाइम्स प्रोडक्ट कॉस ए, मतलब 2A से 2A वाले जो फॉर्मूले आएंगे उसमें साइन का फॉर्मूला साइन में आएगा, कॉस का कॉस में आएगा। ए वाले में साइन का फॉर्मूला कॉस में आएगा, और कॉस का फॉर्मूला 1 प्लस प्रोडक्ट साइन A/2, वो चेंज हो जाएगा, ऐसे आएगा। 4 फॉर्मूले तो ये हो गए, इनको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5 हो गया सिग्मा tan A इज इक्वल्स टू पाई tan A। ये तो हम tan A प्लस B प्लस C के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। tan A प्लस B प्लस C का जो फॉर्मूला है उसमें A प्लस B प्लस C को पाई रख दिया, तो tan A प्लस B प्लस C 0 हो गया, और वो फॉर्मूला होता है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, उसका न्यूमरेटर 0 हो गया, तो S1 बराबर S3, वही लिखा हुआ है बस ये, ठीक है। 6th हो जाएगा सिग्मा tan A/2 इंटू tan B/2, ये हो जाएगा 1। अब ऐसे ही कॉट में आ जाएगा, कॉट में उल्टा हो जाएगा, मतलब जो A/2 के लिए वो कॉट में फुल फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट A इंटू कॉट B बराबर 1 हो जाएगा। एंड 8th हो गया सिग्मा कॉट हाफ, जो एंगल आएगा A/2, दैट विल बी पाई कॉट हाफ द एंगल, ये हो गया। ये 8 फॉर्मूले हो गए। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन A प्लस B प्लस C का, उसमें पाई रख दिया, तो वहाँ से आ जाएगा सिग्मा साइन A कॉस B कॉस C बराबर पाई साइन A, मतलब साइन A साइन B साइन C, ये हो जाएगा। और कॉस वाले में अगर हमने रख दिया तो वहाँ से आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा साइन A साइन B कॉस C इज इक्वल्स टू पाई कॉस C। ये उल्टा हो जाएगा, +1 इधर आ जाएगा। सिग्मा साइन A साइन B कॉस C बराबर पाई कॉस A +1। अगर इस फॉर्मूले में मान लिया मैं ये भूल जाए कि 1 इधर था या इधर था, तो व्हाट वी कैन डू, A B C तीनों को पाई/3 ले लिया 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2 √3/2, तो ये हो जाएगा 3/2
8 हो जाएगा ये, और ऐसे 3 टर्म तो 9/8। cos 60 1 होता है, तो cos a cos b cos c में 1 प्लस 1 प्लस 1/2 1/2 1/2 1/8 हो गया प्लस 1, तो 9/8 हो गया। तो इसलिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। अरे now it's fine, तो this will be 1 plus pi cos a। ये हो गया हमारा 10 कंडीशनल आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले। अब इसके बाद देखो, अगर तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, वैसे IIT JEE में दिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड कि sin 18 डिग्री बराबर cos 72 डिग्री विल बी इक्वल्स टू √5 माइनस 1/4। एक ये हो गया। रिजल्ट 2 हो गया cos 36 डिग्री विच इज़ sin 54 डिग्री एंड दैट इज़ √5 प्लस 1/4। ये मतलब तुम्हें बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। IIT JEE में मोस्ट ऑफ दे विल नॉट यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली। ये हो गया हमारा। ये हमारे हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। आगे चलते हैं। फॉर्मूला सेट जो भी नेक्स्ट है, इसमें एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, इसको साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी को मिलाएंगे तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसको सिंपलीफाई करोगे सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यू आर हैविंग इन कॉस। तो कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा विल ऑल्सो बी 1/4 और बस यहाँ पे कॉस 3 थीटा आ जाएगा। अब अगर मैंने पहले फॉर्मूले को दूसरे से डिवाइड कर दिया तो हमें तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा एंड दैट इज tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan थीटा। तो दैट विल बी यहाँ 1/4 चला जाएगा, तो इसके साथ 1/4 नहीं आएगा, इट विल बी सिंपली tan 3 थीटा। ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। देन फॉर्मूला सेट नेक्स्ट, दैट इज अगर हमारे पास लिखा हो a sin x प्लस b cos x, तो इसको हम √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, उससे क्या हो जाएगा कि ये फॉर्मूले की शक्ल में आ जाएगा sin x प्लस b √a² प्लस b² cos x। तो एक तो ये फ्रैक्शन हो गया, ये दोनों फ्रैक्शन बन जाएंगे ऐसा करने से, प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैं इसको साइन अल्फ़ा बोल दूं तो दिस विल बिकम कॉस अल्फ़ा, तो उससे ये साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा ये फॉर्मूला बन गया एंड दिस कैन बी रिटन एज √a² प्लस b² इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला। अब हमें बताइए कि साइन एक्स प्लस अल्फ़ा जो है वो +-1 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इसका रेंज आ जाएगा -√a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² तक, ये आ जाएगा, ये इसका रेंज आ जाएगा। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशंस होगा वो तो एक तो ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये खूब फ्रीक्वेंटली आएगा। इन दोनों को हम मिला के ऐसे लिख सकते हैं √2 साइन एक्स प्लस π/4, और अगर इसको 90 में से घटा दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस π/4, दोनों एक ही बात है।
और अगर लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, तो एक तरीका हो गया इसको √2 साइन π/4 माइनस एक्स लिखने का, दूसरा तरीका हो गया √2 cos x प्लस π/4 लिखने का। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर सम रिजल्ट्स। अगर मान लिया एक सर्कल है, ये उसका ओरिजिन हो गया, ये मान लिया ए हो गया, बी हो गया, रेडियस आर हो गया और ये थीटा हो गया। तो आर्क लेंथ ए बी जो होगा दैट इज एल, एल मतलब ये वाला पोर्शन, ये लेंथ, दैट विल बी इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, और ऑफ कोर्स थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। पहला रिजल्ट 1 तो ये हो गया। रिजल्ट 2, एरिया ऑफ OAB सेक्टर, मतलब ये वाला जो शेडेड एरिया है, दिस विल बी हाफ आर स्क्वायर थीटा, एंड थीटा अगेन रेडियंस में होगा। अगर मैं थीटा को 2 पाई ले लूँ तो ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा पूरे सर्कल का। अगेन थीटा को हमें रेडियंस में रखना है, मतलब अगर 60 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पे 60 नहीं रखेंगे, ऑफ कोर्स हमें π/3 करके रखना पड़ेगा। ये दूसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी वाले केस में अगर मैंने ऐसे ए बी को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर ये O है, ये A है, ये B है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो शेडेड एरिया होगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, तो ये एरिया विल बी इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा। ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इसी के अंदर कि मान लिया एक पॉलीगन दे रखा है ऐसे करके, कितने भी, ठीक है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो ये उसका मान लिया सेंटर है, साइड लेंथ मान लिया ए के बराबर है। तो अगर रेगुलर है तो पहली बार तो यहाँ जो थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2π/n, मतलब टोटल एंगल थीटा होगा और n साइड्स है तो एक पर्टिकुलर एंगल कितना हो जाएगा, 2π/n। पहला चीज़ तो ये हो गया। यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये r इसकी इन रेडियस होगी और ये कैपिटल R इसकी x रेडियस होगी, मतलब जो सर्कम सर्कल होगा वो तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, जो इसके सेंटर सारे वर्टिसेस से जा रहा होगा, इन सर्किल जो होगा वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, तो उसकी सारे मिड पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो अब यहीं से देख सकते हैं कि ये लेंथ हो जाएगी हमारी a/2। तो क्या क्या बोल सकते हैं, पहला सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स वो होता है n-2 इंटू पाई, एक तो ये हो गया। दूसरा इन रेडियस बराबर r इज इक्वल्स टू a/2 अपॉन r, tan ऑफ दिस हाफ एंगल होगा थीटा, और ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, π/n। तो बेसिकली r कितना हो जाएगा, a/2 cot π/n, ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हो गया सरकम रेडियस, एक्स रेडियस नहीं सॉरी सरकम रेडियस बोलते हैं उसको, ये कैपिटल R जो है वो सरकम सर्कल का रेडियस हो गया, तो वो हो जाएगा सरकम रेडियस दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R, और वो हो जाएगा a/2 का कोसेक π/n। अब इतना आ गया तो उसके आगे अगर हम बोलेंगे इस पॉलीगन का एरिया कितना होगा, दैट वी कैन फाइंड आउट ईजिली, कि चलो वो भी लिखते हैं। फोर्थ, एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू n इंटू एक ये सर्कल,
सॉरी एक ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के लिए एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर स्मॉल आर हो गया, दैट इज a/2 cot π/n, और बेस ए हो गया, ये बेस ए हो गया, ये आर हो गया, तो हाफ ऑफ दिस इंटू दिस इतना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा na²/4 cot π/n। और इन सर्कल का रेडियस πr² आ जाएगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, सर्कम सर्कल का रेडियस पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब उसमें से अगर हम बोलेंगे सर्कम सर्कल और इसके बीच में कितना एरिया बचा ट्राइंगल के बीच में, तो वो घटा लो, करस्पॉन्डिंगली एरिया आ जाएगा आराम से। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दैट इज सेक्शन H। तो इसमें जनरल सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन अगर ऐसे लिखा है sin x इज इक्वल टू साइन एल्फा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n टाइम्स l। ये तो साइन के लिए आ जाएगा। फर्स्ट tan x बराबर tan अल्फ़ा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, ये सबसे सीधा साधा है। तीसरा cos x बराबर cos अल्फ़ा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये तो हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरा, अगर मान लिया ऐसे लिखा हुआ है t²x बराबर कुछ भी t² अल्फ़ा, ये ठीक है, x अननोन है, अल्फ़ा एक गिवन एंगल है, और यहाँ पे t साइन कॉस टेन कुछ भी हो जाए, साइन हो जाए, कॉस हो जाए, टेन हो जाए, कोसेक हो जाएगा तो उसको पलट के साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक हो जाएगा तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा, देखो ये अलग अलग सोल्यूशन क्यों आए हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। कॉस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो कोई भी जैसे वैल्यू आई, भले वो पॉजिटिव आई भले ही वो नेगेटिव आई, तो अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिखा है, तो जो आंसर आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो अल्फा उसी हिसाब से आएगा। तो इसलिए ये विल इंश्योर कि आंसर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। टेन के केस में अगर ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो दिस विल इंश्योर के जो सोल्यूशन आ रहा है वो फर्स्ट और थर्ड में आए। ऐसे ही दिस विल इंश्योर कि आंसर जो है अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड में आए, नेगेटिव है तो थर्ड और फोर्थ में आए। बट अगर मान लिया t² x बराबर t² अल्फा लिखा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि tx का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस और माइनस दोनों ही अलाउड है, फिर तो चारों क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा। चारों क्वाड्रेंट में आंसर मतलब ये साइन कॉस टेन किसी के भी केस में x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा ऐसे आ जाएगा। तो चारों क्वाड्रेंट वाला आंसर तो ये हो गया।